हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। इसको हम लोग आपका देख रहे हैं। इसमें हमने निर्धनता का आपका अवलोकन किया, ठीक है, और अवलोकन के विषय में पढ़ा। साथ में हमने इन सारी चीजों को इन पर आपका विचार किया था। अब हम जो है इससे आगे आपका पढ़ने जा रहे हैं और इससे आगे हम लोग एक एक करके इस पर हम लोग अपना विचार करेंगे और सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आप इसको देखते चलिए और इस पर ध्यान रखिए। क्लियर है बच्चों? ये हम लोग इतना देख रहे थे। इसमें हमने देखा ये आपका निर्धनता के विषय में। आज हम लोग इस कहानी को पढ़े थे, यहाँ तक हम लोग अब कंप्लीट कर चुके थे। हम बात कर रहे थे स्टोरी की। देखिए, सबसे पहले हम स्टोरी को देखेंगे और इसी से आपको बहुत सारी चीजें जो हैं जो शायद कल समझ ना आई हो, आज वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप देखिएगा, हम सबसे पहले दो एग्जाम्पल्स को लेकर पढ़ेंगे। एक ग्रामीण निर्धनता और एक शहरी निर्धनता, दोनों को हम लोग देखेंगे। क्या महत्व है इन दोनों की निर्धनताओं के बीच, इसको देखेंगे। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड के झांसी के निकट गेहूं के आटे के मिल में एक दैनिक श्रम के रूप में काम करता है। कह रहे हैं कि 33 ईयर ओल्ड रामशरण है, झारखंड का रहने वाला है और गेहूं की जो आटा मिल है उसमें आपका दैनिक श्रम यानी कि प्रतिदिन धाड़ी के हिसाब से वो क्या करता है, आपकी वहां काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपए कमा लेता है। यह 6 सदस्य के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। और कह रहे हैं कि 6 मेंबर्स को आपका चलाने के लिए क्या नहीं है, ये आपका पर्याप्त नहीं है। क्लियर है? जिससे उसकी पत्नी 6 माह और 12 वर्ष की आयु के 4 आपके बच्चे हैं। रामगढ़ के समीप गांव में रहने वाले अपने बूढ़े माँ बाप को आपका पैसा भेजना पड़ता है। अब देखिए, उसके सामने समस्या है। वो क्या करता है, जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं गांव में, वो कुछ क्या करता है, उनके लिए भी उसको वो पैसा जो है आपका भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन आपके पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण हजारीबाग में रहते हैं और उसके भाई पर निर्भर है। किस पर डिपेंडेंट है? जो उसका भाई है उसके ऊपर डिपेंडेबल है। रामशरण शहर के भारी क्षेत्रों में स्थित भीड़ भारी बस्तियों में आपके किराए के कमरे के मकान में रहता है। कह रहे जो आपके किराए के कमरे का जो मकान है वो उसमें आपका रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपरेल से बनी हुई काम चलाऊ झोपड़ी में रहता है। कैसे है? ईंट और आपका खपरेल से बनी जो आपकी झोपड़ी है काम चलाऊ, उसमें रहता है। ठीक है। उसकी पत्नी साता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरी का काम करती है। क्या करती है? अंशकालिक नौकरी का काम करती है तथा 800 रुपए कमा लेती है। कितने कमा लेती है? 800 रुपए कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल ही अल्प भोजन जुटा पाती है। और क्या कहती है? दिन का जो दाल चावल है आपका, वो ही उसको मात्र आपका जुटा पाती है। यानी कि उसे पर्याप्त भोजन भी आपका उस इनकम में आपका उसको नहीं मिलता। यानी कि जितनी पर्याप्त इनकम है वो उसको उसके माध्यम से नहीं होती, वो उसको क्या पड़ती है, कम पड़ती है। क्योंकि इतने वेतन में एक परिवार का गुजर बसर या जीवन यापन जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों नहीं हो सकता। आप ये निर्धनता की स्टोरी का एक पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसको देख भी रहे हैं। ठीक है। देखिए, पर यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं है। क्या कह रहे हैं? पर यह उन सबके लिए पर्याप्त नहीं है। उसका बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की दुकान में एक सहायक का काम करता है और 300 रुपए कमा लेता है। माता कितना कमा रही है? 800, और ये इतना कितना कमा रहा है? 300। यानी कि 1100 रुपए ये लोग आपका कमा पा रहे हैं।
देखिए छोटा बच्चा चाय के सहायक के रूप में काम करता है। 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। अब देखिए कोई भी बच्चा कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल एजुकेशन शिक्षा है वो उसको नहीं ले रहा है। उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़ी फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े सभी खरीद लेते हैं, तभी खरीदते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है, यानी कि अगर उनको जूते मिल जाए तो उनके लिए विलासिता यानी कि मनोरंजन जैसा होगा कि वाह आज हमको जूते मिल गए। देखिए गरीबी की आपको चरम सीमा दिखाई देगी कि खाने के लिए नहीं है, कपड़े भी तभी खरीद रहे हैं जब बिल्कुल फट जाते हैं, स्थिति बचती ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो अपना जीवन यापन जो है वो आपका कर रहे हैं। छोटे बच्चे अल्प पोषित हैं, यानी कि उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो फूड उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? चिकित्सा की उन्हें कोई भी जो आपकी सुविधा है वो सारी चीजें नहीं मिलती। ये चीज है, ठीक। तो ये आपने स्थिति पढ़ी थी कहाँ? शहरी निर्धनता के विषय में आपने देखा था कि शहर में कोई निर्धन व्यक्ति है, कैसा वो अपना जीवन यापन कर रहा है, इसके विषय में हमने पढ़ा और इसके विषय में देखा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से काट रहा है अपनी सुलभता के साथ, लेकिन एक व्यक्ति का जीवन है शहर में जो बहुत आपके कठिनाइयों के बीच आपका जी रहा है। आपकी उसकी जो सारी स्थिति है पारिवारिक और आर्थिक आप उसको देख चुके हैं। चलिए आप कहानी पढ़ेंगे आपका जो हमारी ग्रामीण निर्धनता है उसके विषय में। अब मैं अनुरोध करूंगा किसी बच्चे से कि वो माइक ले अपनी क्लास में, सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज करे और चैप्टर को पढ़ना शुरू करे। है कोई बच्चा किसी भी स्कूल से? कोई भी ऐसी चीज नहीं है बच्चों जो आप नहीं कर सकते? कोई भी बच्चा? माइक ले, आप पढ़ना प्रारंभ करें। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग नहीं पढ़ सकते। बहुत बढ़िया, एक वॉलंटरी बच्चा आया। लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल और यहाँ थोड़ी सी सब्जी ही मिल पाती है। 8-10 सदस्यों का आगे परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लखा से गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उसकी मां अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र में ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। अब मुझे बताइए बच्चों, जिस गांव में कोई ऐसा परिवार अपना जीवन जी रहा हो तो बताइए वो आपकी निर्धनता कितनी बड़ी मात्रा में होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये समस्या ऐसा नहीं है केवल किसी एक भारत के गांव में है या किसी आपके शहर में है, बल्कि पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे आपको केसेस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनका आप खुद देखेंगे कि उनके लिए एक दिन में 2 वक्त का भोजन प्राप्त करना अपने आप में बहुत कठिन बात है। क्लियर है? क्योंकि गरीबी का जो आपकी जकड़न है वो इतनी मजबूत है कि उनसे आपका टूट नहीं पाती। देखिए, अगर आपको गरीबी दूर करनी है तो उसका एक माध्यम है आपका आर्थिक सक्षम होना। और आप आर्थिक सक्षम जब तक नहीं हो सकते जब तक आपके पास शिक्षा, आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपके पास किसी चीज का खास प्रशिक्षण आपके पास ना हो, कोई ट्रेनिंग ना हो। मान लीजिए आप किसी को काम करने में अच्छा जानते हैं, कोई कुशल है, आप काम जानते हैं प्लम्बर का, मोटर मैकेनिक का, इलेक्ट्रीशियन का, या और बहुत सारे ऐसे काम हैं
जिनसे आपकी आय बढ़ सकती है, जिसमें एक विशेष कौशलता आपके पास है। देखिए बच्चों, छोटा काम नहीं होता, समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि गरीबी से निकलने के लिए व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो आपका किसी भी रूप में अपना जीवन जी रहा हो, उसकी कोशिश ये रहती है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से आपके फैसिलिटी जो है वो आपका दे सके, और आर्थिक रूप से वो आपका सक्षम होने के लिए ये 3 पहलू सबसे ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है। शिक्षित होना, स्वस्थ होना, और किसी चीज का आपको खास प्रशिक्षण, आपको ट्रेनिंग आपके पास हो, कोई स्किल आपके पास हो। ये 3 रास्ते ऐसे हैं जो आपकी आर्थिक सहायता आपके कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति को दूर कर सकते हैं। और जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आपके स्वाभाविक सामाजिक और राजनीतिक स्थिति उसके साथ ही आपका पनपती है। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं और आपकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति बहुत ऊंची है, तो ऐसा बहुत रेयर केस है। सारी चीजें आपकी किससे जुड़ी होती हैं? आर्थिक स्थिति जुड़ी होती हैं। तो फिलहाल हमने 2 जो हमारे सामने आपका स्टोरी मिला था, हमने उनको आपस में कंप्लीट किया और इनको देखा कि दोनों का जो बेसिक कंपैरिजन है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि दोनों का जो जीवन है वो कैसे जिया जा रहा है। क्लियर है? इन स्टोरी के अंदर हमने इसमें आपका देखा था। क्लियर है? अब देखिए, मैंने कुछ इन मुद्दों पर आपको विचार करने के लिए कहा था कि आप इनको पढ़ने की, ये भूमिहीनता क्या है, बेरोजगारी क्या है, परिवार का आकार क्या है, निरक्षरता क्या है, आपका खराब स्वास्थ्य क्या है, बाल श्रम क्या है, असहायता क्या है। ये सारे इस चैप्टर के आपके की पॉइंट हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या हैं। देखिए, बेरोजगारी, मैंने कहा था कि आप इनको लिखिए जरूर, चाहे आप इनको 50 शब्दों में लिखेंगे, आप इनको लिखना था। कितने बच्चों ऐसे जिन्होंने आपका किया है इन सबको? मुझे बताइए बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं? चलिए, तो मैं कल आपको जो था, हम लोग यहाँ से एक बार दोबारा से आपका देख लेते हैं कि फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे कि जो आपके स्टोरी दी गई है इसमें जो गैप में असुरक्षा इत्यादि के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं आगे आपका सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता कि जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं उनकी नजर में आपका क्या है निर्धनता। वो गरीबी किसको मापते हैं और किसको मानते हैं कि कोई व्यक्ति आपका गरीब है। आइए इसके विषय में हम लोग आपका देखते हैं। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, बहुत सारे पहलू हैं, ऐसा नहीं केवल एक ही प्रकार में आप गरीब हैं। सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। उनके पास कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं, कुछ सूचक हैं जिनके माध्यम से वो आपका गरीबी को देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचकों में वो क्या रखते हैं? आय और उपभोक्ता के स्तर से संबंधित है। क्या आपकी जो इनकम है, जो आय है, और आप किन चीजों को खरीद पा रहे हैं, उसके आधार पर वो क्या करते हैं? वो आपका मेजरमेंट करते हैं। 2 उनके सूचक मान लीजिए इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर वो तय करते हैं कि गरीब है कि नहीं है। अब देखिए, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। देखिए, अगर आपके पास पैसा कम है, आप चीजों को नहीं खरीद सकते, तो आप गरीब हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आपको प्रॉपर आपका पोषण नहीं मिल रहा है, आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, आपको स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, आपको सुरक्षित और साफ वातावरण आपको नहीं मिल रहा है, तब भी आप क्या हैं? आप गरीब हैं। ये सारे इंडिकेटर हैं आपके पुअर कंडीशन के, जो अब आपके फुलफिल होते हैं। ऐसा नहीं है केवल आपके पास पैसा नहीं है, आप चीजों को नहीं खरीद सकते, आप तभी गरीब हैं। एक जीवन जीने के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? जब तक ये हमारे पास नहीं होगा, चाहे उसमें रोजगार की उपलब्धता हो, स्वास्थ्य सेवाओं की वहां पर कमी हो, सुरक्षित एवं स्वच्छ आपका पेयजल हो, प्रतिरोध क्षमता हो, शिक्षा हो, ये सब चीजें आपकी जरूरी हैं। जब तक ये नहीं है तब आप तक क्या है? आप निर्धन ही हैं, आप गरीब ही हैं। क्लियर है? सामाजिक अपजन और सुरक्षा पर आधारित अब निर्धनता का विश्लेषण करने के लिए बहुत सामान्य जा रहा है। बॉक्स को देखें। अब थोड़ा सा हम लोग इन बॉक्स को देखते हैं, फिर इस पर हम लोग आपका बात करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोगों को यहां से आपका सीखने के लिए हमेशा मिल जाता है। सामाजिक अपजन के विषय में देखते हैं। इस अवधारणा के अनुसार
तो निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल, क्या हो, बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपजित होकर केवल निष्कृष्ट वातावरण दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अब देखिए, जहां आपके गरीब हैं, गरीब गरीब के साथ रहता है, अमीर अमीर के साथ रहता है, क्लियर है, ये हमारी सामाजिक आपको विषमता जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी सबसे ज्यादा। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपजन निर्धनता का एक कारण और परिमाण दोनों हो सकते हैं। कोई उनका रीजन हो सकता है जिसके कारण वो गरीब है, कोई ऐसा रिजल्टेंट हो सकता है जिसके कारण वो आपके गरीब हो। क्लियर है, मोटे तौर पर यह एक आपकी प्रक्रिया है। कैसी है? एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभ और अवसर से क्या होता है, अवर्जित रहता है। यानी कि वो सारे प्रॉफिट्स, वो सारे लाभ, वो सारे चांस, अवसर वो उसको नहीं मिल पाते। क्लियर है, जो आपका दूसरों को मिलते हैं, जिनका उपभोग दूसरे यानी कि अधिक अच्छे करते हैं। इसका एक विशेष उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है। और कह रहे हैं कि कुछ लोगों को तो काम करने का, लाभ उठाने का अवसर मिलता है जबकि बहुत को नहीं मिलता। और कह रहे हैं भारत में इसका एग्जाम्पल दिया है आपका, उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था में, और जाति व्यवस्था की भी कार्यशैली की उन्होंने आपका बात की है। देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है विश्व में, आप कह सकते हैं कि जहां पर धर्म से अलावा जाति व्यवस्था बहुत जकड़ी हुई है। मैं अपर कास्ट हूं, आप लोअर कास्ट हैं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये सारी व्यवस्था आपको भारत में ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप विदेश में देखिए, वहां केवल धर्म के आधार पर ही आपका विभाजन है। हमारे यहाँ धर्म के अलग भी आपका जाति पंथ में भी विभाजन है। ये हमारी सामाजिक स्थिति है। क्लियर है, आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, जब आप उसको पढ़ते हैं तो उस समय आपको मिलता है हिस्ट्री, हमारे अतीत जो फर्स्ट बुक है उसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखिए, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से आवर्जित रखा गया, इस प्रकार सामाजिक अपजन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि उन्हें कहीं अधिक क्षति भी पहुंचाता है। अब देखिए, आप देखेंगे जो पहले समय था, जो आज से लगभग 50-60 साल पहले आप देखेंगे, पहले सामाजिक जो आपकी विषमता थी वो बहुत बड़े लेवल पर थी। छुआछूत जैसी आपकी चीजें थी, जाति व्यवस्था बहुत हावी थी, और इसी जाति व्यवस्था ने कहीं ना कहीं भारत की गरीबी को दूर नहीं होने दिया, जो कुछ कारणों में वो आपको दिखाई देती है। क्योंकि संसाधनों पर, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे और आपके संसाधन हो, एक किसी प्रभुत्वशाली जो कोई जाति रही है उसका हमेशा आपका वर्चस्व रहा है। जो जाति उनसे निम्न थी या उतनी आपका सशक्त नहीं थी, वो उनका तुलनात्मक रूप से उनके साथ नहीं चल पाए। वो आपके सामाजिक भी पिछड़े, वो आर्थिक भी पिछड़े, और वो आपका राजनीतिक भी पिछड़े। आपने फिल्मों में, मूवियों में देखा होगा कि आपको जमींदार दिखाई देगा, उसी गांव का बहुत सुंदर महल होगा उसका, जबकि उसके खेतों में काम करने वाले जो लोग होंगे वो बहुत गरीब होंगे, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए के लिए वो आपका संघर्ष कर रहे होंगे। तो ऐसी ही व्यवस्था उस समय बनी हुई थी, और उसी व्यवस्था ने कहीं ना कहीं भारत में गरीबी को आपका खड़ा किया है, जो आपको दिखाई देती है। बात करते हैं थोड़ी सी असुरक्षा की। क्या है असुरक्षा, इसको हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्धनता के प्रति असुरक्षा का एक माप है। कैसा है? निर्धनता के प्रति क्या है? असुरक्षा एक माप है, एक मेजरमेंट है, जो कुछ आपके समुदाय जैसे कि पिछड़ी जातियों के सदस्य या व्यक्तियों को कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। क्या करता है? उनको अधिक गरीब रहने के लिए वापस जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है, यानी कि कोई उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं, किसी भी वहां कंडीशन में ये कंडीशन हो गई किसी व्यक्ति की, तो देखिए वो काम करने के लिए और शारीरिक काम करने के लिए इतना कुशल नहीं होगा जितना कि अन्य व्यक्ति होगा। और बहुत सारी समाज में ऐसी व्यवस्था है जातिगत रूप में जो कहीं ना कहीं आपको जकड़ कर रखती है चीजों। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में जीविका खोजने के लिए विभिन्न सदस्यों समुदाय के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। कैसे होता है कि आप जो असुरक्षा है वो कहां से होगी? जो आपका परिसंपत्ति, जो एसेट है, जो उनका निर्धारण है
जो उनकी शिक्षा है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, उनके रूप में उनकी जो आजीविका है वो कैसे खोज पाते हैं और किस समुदाय के पास कितने विकल्प उपलब्ध हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इस चीज पे भी आपका डिपेंडेबल है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप यानी कि सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्वान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, जब कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है, कहीं आपके प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, कहीं सुनामी आ जाए, आतंकवाद जैसी घटनाएं हो जाएं, तो ये चीजें क्या होती हैं, जो आपका रिस्क है वो कैसा होता है, और बढ़ जाता है इन चीजों में। ठीक, अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटाने उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब विभिन्न लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरी की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। कैसा है? दूसरों लोगों की तुलना में जब उनके हित आपके प्रभावित होंगे, उनको ज्यादा प्राथमिकता नहीं मिलेगी, यही क्या है, उनका असुरक्षा की भावना है। तो अनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं गरीब जो व्यक्ति है उसके अंदर आपका बना रहती है, चाहे उसको अवसर के उपलब्ध ना मिले, जितना आपका प्रॉपर उसको संसाधन आपका चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, वो उसको ना मिले। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो असुरक्षा की जो भावना है उन सबको आपका पैदा करती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको देख लीजिए, कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हो गया। अब बात करते हैं हम लोग निर्धनता रेखा। कल हम इसके विषय पे आपकी चर्चा ही कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत सरकार ने गरीबी को पहचानने के लिए एक आपके पॉवर्टी लाइन बनाई है, निर्धनता रेखा बनाई है कि हम गरीबी को माप कैसे सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने गरीबों की कैसी कैसी स्थिति को देखा है? आपकी नजर में कौन व्यक्ति गरीब है? अगर मैं आपसे पूछूं तो कोई बच्चा बता सकता है कि सर ये व्यक्ति मेरी नजर में आपका गरीब है कोई बच्चा जो आपका निर्धारण बताए गरीबी का, कि मैं इस तरह के व्यक्ति को आपका गरीब मानता हूं? कोई भी बच्चा? चलिए आगे देखते हैं। आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। किसकी अवधारणा है? मेनली पॉवर्टी लाइन की। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय और उपभोक्ता पर आधारित है। सबसे अच्छी विधि क्या है? आय, जो हम देख रहे थे, और उपभोक्ता। ये ऐसी यूनिवर्सल चीजें हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, गरीबी का जो मापक है, जो निर्धनता रेखा है, हम उसको आपका मापते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग आपका गौर भी करेंगे और इसको देखेंगे भी। देखिए, व्यक्ति को निर्धन माना जाता है उसकी आय और उपभोग के स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, किसे? ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के लिए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता ना हो। यानी कि कोई व्यक्ति जिन चीजों की आवश्यकता है न्यूनतम स्तर पर कि उसको चाहिए ही, जैसे रोटी, चावल, दाल, पोषण इत्यादि, ये सब चीज अगर उसको वो नहीं मिल रही है तो वो क्या है, उस मूल स्तर से आपके नीचे चला गया है। ठीक है, मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। अब देखिए, हर टाइम में हर देशों में ये कंडीशन कैसी हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, सेम नहीं है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी विभिन्न होती है। यानी कि टाइम और प्लेस के आधार पर क्या हो सकती है, निर्धनता जो है वो अलग अलग आपकी हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। कह रहे जितने भी देश हैं एक आपकी लाइन बना दे, इमेजिनरी लाइन, असल में वो कहीं आपकी होती नहीं है, लेकिन एक बेंचमार्क सेट करते हैं जिसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है,
या गरीब नहीं है, फिर उसके आधार पर हम लोग देखते हैं, जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप आपका माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। देखिए मैंने कल बताया था कि यूएस में किसको गरीब मानते हैं बच्चों, अमेरिका के अंदर जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है। अब अगर हम ये कंपैरिजन, देखिए देश बदल गया, स्थान बदलाना, अगर हम ये कंपैरिजन भारत में करने लगे तो जो नंबर हम लोगों ने कल देखा था 20 CR, ये बढ़कर कहां पहुंच जाएगा, लगभग 75 CR के प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम कार से आपकी तुलना करने लगे कि जिन व्यक्ति के पास कार नहीं है वो आपका गरीब है, तो ये नंबर और बढ़ जाएगा। अभी तो हम कैलोरी के आधार पर ही आपका तय करते हैं। क्लियर है? 2400 कैलोरी और आपका 2100 कैलोरी के आधार पर हम लोग इसको देखते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे और हम लोग आपको मंथली जो आपका वेतन है या न्यूनतम वेतन है, अगर कोई व्यक्ति इतना अपने परिवार पर खर्च नहीं कर पाता है तो हम उसको आपका क्या मानते हैं, आपका गरीब मानते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। अगर आप अपनी खाने की चीजों नहीं खरीद पाते हैं, आप कपड़े नहीं खरीद पाए, आप जूते ईंधन नहीं खरीद पाए, आप लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप शिक्षा न ले पाए और आपसे स्वास्थ्य संबंधी चीजों को ना कर पाए, तो ये चीजें आपकी बढ़ जाती है। इन भौतिक मात्राओं को रुपए की उनकी कीमत की गुणा कर देते हैं। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछनीय कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। किस पर है? कैलोरी के आधार पर हम लोग इसको मापते हैं। क्लियर है? जो हमारा वर्तमान सूत्र है, ठीक ध्यान रखना है। किसके आधार पर? कैलोरी के आधार पर हम लोग इसको मापते हैं। देखिए खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जी, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इन आवश्यकताओं से कैलोरी की पूर्ति होती है। भैया आप दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, इनसे क्या मिलता है आपको? कैलोरी मिलती है। और इसी कैलोरी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, आपका ऊर्जा मिलती है और इसी के आधार पर हम लोग आपका तय करते हैं। ठीक है? आगे देखिए, लिंग, आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति के आधार पर कैलोरी की जो आवश्यकता है वो आपका बदल जाती है। अब देखिए आयु है, अगर कम आयु का बच्चा उसे कम कैलोरी चाहिए, वयस्क अवस्था उसको ज्यादा चाहिए, जो बुजुर्ग है उसको कम चाहिए। फिर मेल फीमेल में भी अंतर आता है। काम करने की प्रवृत्ति है, एक आदमी जो शारीरिक काम करता है उसको कैलोरी की मात्रा ज्यादा चाहिए, जो आपका मानसिक करता है उसको कम चाहिए। तो इस आधार पर कैलोरी की जो मात्रा है वो भी आपकी चेंज हो जाती है। तो फिलहाल बच्चों आज समय समाप्त हो रहा है, नेक्स्ट अभी क्लासेस हैं, तो फिलहाल तो आज हम अपने चैप्टर को यहीं ब्रेक करते हैं, रोकते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आप लोग एक बार घर से पढ़ के आइए और कल आपको पता लगेगा कि हम लोग कैसे मापते हैं आपका गरीबी का आकलन, कैसे हम कैलोरी में आपका मापते हैं कि 2100 कैलोरी और आपका 2400 कैलोरी। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को आपका देखना होता है। क्लियर है? तो इन सब के विषय में हम लोग कल बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।